क्योंकि शक्ति जो है आपके इस विधान परिषद के निर्माण की जो अंतिम शक्ति है वह किसके पास है? संसद के पास है। तत्पश्चात संसद उसे साधारण बहुमत से भी यदि पारित कर देती है तो विधान परिषद की जो ये निर्माण की प्रक्रिया है या फिर समाप्ति की प्रक्रिया है, यह क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इस बार आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है कि मान लो आपका यूपी है, ठीक है, यूपी में विधान परिषद वर्तमान में है। अब यूपी को लगता है कि हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं होनी चाहिए, तो यूपी सरकार को क्या करना पड़ेगा कि यूपी का जो विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कितने से? 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करना होगा। वो संकल्प क्या होगा कि हमारे राज्य में विधान परिषद अब नहीं होगी। तो जैसे ही यह संकल्प 2/3 से उनके यहां पर अर्थात यूपी के विधानसभा में पारित हो जाएगा, तब यह जो संकल्प है एक प्रस्ताव के रूप में अब वह कहां जाएगा? संसद के पास जाएगा, पार्लियामेंट के पास जाएगा। ठीक है, अब यह संसद क्या करेगी कि अंतिम निर्णय कौन लेगा? यही संसद लेगी, पार्लियामेंट लेगी। तो अब संसद के पास यह अधिकार है कि संसद उसे साधारण बहुमत से, किस बहुमत से? साधारण बहुमत से, अर्थात कुल सदस्य संख्या के 51% वोटों से ही उसको यदि पारित कर देगी, अर्थात यदि लोकसभा और राज्यसभा अर्थात संसद मिलकर इस बिल को क्या करती है? मान्यता दे देती है, तो ये जो प्रस्ताव था यूपी सरकार का कि अब हमारे यहां से विधान परिषद हट जानी चाहिए, तो वो अंतिम में क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, बताइए, क्लियर है? ये निर्माण और विघटन दोनों के लिए ये रूल है? दोनों के लिए समान रूल है। मैंने बस एग्जाम्पल के रूप में बताया कि यूपी, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए कि आपके महाराष्ट्र में विधान परिषद नहीं है और महाराष्ट्र सरकार को लगता है कि हमको विधान परिषद बनानी है, तो वो भी सेम प्रक्रिया करेंगे। बस अंतर ये होगा कि वहां पर जो वो संकल्प लेंगे वो विधान परिषद के निर्माण का संकल्प लेंगे, तो वहां पे भी आगे विधानसभा में 2/3 से पास करना पड़ेगा, फिर वो संसद में जाएगी, संसद साधारण बहुमत से पास करेगी, तब आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में विधान परिषद हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है। क्लियर है? यस सर। भैया देखो, कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है विधानसभा की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए भाई, जो विधानसभा की संरचना का वर्णन मिलता है, यह मिलता है हमको अनुच्छेद 171 में, आर्टिकल 171 में। अच्छा, आर्टिकल 171 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 171 कहता है कि किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि परंतु किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। अब समझिएगा, मैंने पहला पॉइंट क्या कहा? आर्टिकल 71 कह रहा है कि कोई भी राज्य होगा, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, कोई भी राज्य हो, वहां पर जो उनकी विधानसभा होगी, क्या होगी? विधानसभा होगी, अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। तो इस विधानसभा के जितने सदस्य होंगे, मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 9 सदस्य हैं, मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं, हर जगह अलग अलग है। तो मान लीजिए कि जितने सदस्य होंगे विधानसभा में, उसके 1/3 सदस्य ही क्या होंगे? आपके विधान परिषद के सदस्य होंगे उस राज्य में। जैसे मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल दिया कि विधानसभा में कुल 9 सदस्य हैं, तो 9 सदस्य का 1/3 सदस्य कितना हुआ? 3 हुआ। तो वहां की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कुल कितनी होगी? 3 होगी। लेकिन अगला ही शर्त कहता है कि ठीक है, आप विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य उस राज्य में रख रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यह भी नियम है कि किसी भी विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होगी वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में 40 से कम नहीं होगी, यह भी शर्त है। तो आपको 2 पॉइंट यहां पर मिले।
पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसी विधान परिषद में कितने प्रतिशत या फिर कितने सदस्य विधानसभा के मामले में होते हैं। तो ध्यान रहे, विधानसभा के कुल 1/3 सदस्य ही बराबर ही सदस्य आपके विधान परिषद में हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या पूछा है, पूछेगा आंसर कि विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम संख्या आप लोगों को ध्यान देना है, वह कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है। ठीक है, अब इसके अलावा आते हैं अगले पॉइंट्स में। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए ठीक है। देखिए, विधान परिषद थोड़ा सा जटिल है, तो इसको अब जो पॉइंट बताएंगे उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसे सामान्यतः क्या होता है कि राज्यसभा हो लोकसभा हो आसानी से उनका चुनाव हो जाता है, वो लोग एक ही जगह से चुनकर चले आते हैं, या तो उनका चुनाव होता है या तो उनका मनोनयन होता है। लेकिन विधान परिषद के मामले में थोड़ा सा ही जो मैटर है ये अलग है। तो विधानसभा में लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग या कितने बटे लोग जो हैं वो किस क्षेत्र से आ रहे हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो विधानसभा के सदस्यों का निर्धारण है वो किस प्रकार से है। तो ध्यान रखिएगा, हेडिंग या पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण, विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। और ये जो विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण है यह हमको आर्टिकल 171 के क्लॉज 3 में देखने को मिलता है। कहां पर मिलता है? आर्टिकल 171 के क्लॉज 3 में हमको जो विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण है वह हमको देखने को मिलता है। पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो राज्य की स्थानीय संस्थाएं होती हैं, जैसे में कौन सी संस्थाएं भाई, जैसे नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड आदि सदस्यों से मिलकर जो बना हुआ निर्वाचक मंडल है, उनसे कुल 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य कहां से चुनकर आते हैं? स्थानीय संस्थाओं से। तो आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा ये भी जान लीजिए कि विधान परिषद में स्थानीय संस्थाओं से या फिर स्थानीय निकायों से कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो ध्यान रहे, विधान परिषद में स्थानीय संस्थाओं अर्थात स्थानीय निकायों से कुल कितने प्रतिशत सदस्य चुने जाएंगे? 1/3 सदस्य। कितने? 1/3 सदस्य। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि जो सदस्य होते हैं विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, 1/3 सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य यह किसके द्वारा चुने जाएंगे? विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा कुल कितने प्रतिशत विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, तो आपको ध्यान रहे वह होता है 1/3 सदस्यों का। किसके द्वारा? विधानसभा सदस्यों के द्वारा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो 1/12 सदस्य होंगे, कितने सदस्य? 1/12 सदस्य जो होंगे यह राज्य में रहने वाले अर्थात निवास करने वाले विश्वविद्यालय के जो स्नातक होंगे, जो कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हों। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कि जिनका ग्रेजुएशन पूरा हुए 3 साल हो गया हो, वह व्यक्ति भी विधान परिषद के 1/12 सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बोलिए सर। वो जो 1/12 बता रहे वो तो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के टीचर्स के लिए है ना, जिनके पास में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। भाई 1 मिनट रुक तो जाओ, हमने अगला पॉइंट बता लिया, मैंने कंप्लीट कर लिया। आप जो बता रहे वो भी सही है, इसके बाद वो अगला पॉइंट वही बताते हैं हम, एक एक करके सब बता रहे हैं। आगे कुल 5 पॉइंट है इसमें निर्धारण में, तो आपको आगे कंप्लीट कर लेने दो, नहीं होगा उसके बाद आप बताओ। ठीक, बढ़े आगे। ठीक, तो जो भी स्टूडेंट जो कि जिनका ग्रेजुएशन पूरा हुए 3 साल हो गया हो, ऐसे छात्र भी विधान परिषद के चुनाव में भाग लेते हैं और वे स्टूडेंट विधान परिषद के 1/12 सदस्यों का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। तो आपके जब देखते होंगे कि जब विधान परिषद का ऐसे सदस्यों का चुनाव होता है जो आपके इस विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा चुने जाते हैं, तो जितने राज्य में विश्वविद्यालय होते हैं ये जाकर उनमें क्या करते हैं? वोट मांगते हैं और एक फॉर्म रिलीज किया जाता है।
आपको इस वोट को डालने से पहले यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हो या फिर कह लीजिए यूनिवर्सिटी के लेवल पे या फिर पोर्टल के माध्यम से एक फॉर्म रिलीज किया जाता है, जिसको भरने के पश्चात आप विधान परिषद का चुनाव में भाग ले सकते हैं। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आपने एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन पूरा किए हुए 3 साल हो गया हो, तभी आप विधान परिषद के सदस्य का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन कितने सदस्यों का चुनाव करेंगे आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 1/12 सदस्यों का। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है कि 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाएंगे। किसके द्वारा? अभी क्या था कि छात्रों के द्वारा चुने जा रहे थे, अब क्या है कि ये अध्यापकों द्वारा चुने जाएंगे, जो कि हायर सेकेंडरी या फिर उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों से पढ़ा रहे हों। ध्यान रहे, यह माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक, प्राइमरी के टीचरों के लिए नहीं है, यह किसके लिए कह रहा है? सेकेंडरी, वो भी हायर सेकेंडरी की बात कर रहा है, ठीक है। हायर सेकेंडरी या फिर उच्च शिक्षा संस्थाओं के जो अध्यापक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो लोग भी, शिक्षा संस्थाओं के ऐसे अध्यापक भी विधान परिषद के 1/12 सदस्यों का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक क्राइटेरिया है, यहाँ पर भी एक शर्त है कि ऐसे अध्यापक भी मिनिमम 3 वर्ष की अपनी कार्यावधि पूर्ण कर चुके हों। इसके अलावा जो 5वां पॉइंट है वह क्या कहता है कि कुल 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा क्या होंगे? मनोनीत होंगे। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि राज्यपाल विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो ध्यान रहे, राज्यपाल कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। किन क्षेत्रों से करता है? तो ध्यान रहे, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता, इन क्षेत्रों से वह क्या करता है? उनको मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6। और कौन मनोनीत करता है? तो ध्यान रहे, आपके राज्य का राज्यपाल। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ते हैं विधान परिषद की अवधि की तरफ, विधान परिषद का कार्यकाल की तरफ। तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार में राज्यसभा है, ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार में आपका विधान परिषद है। जैसे केंद्र सरकार में राज्यसभा विघटित नहीं होती है कभी भी, वह एक स्थायी सदन है, ठीक उसी प्रकार आपके राज्य में भी ये जो विधान परिषद है यह कभी विघटित नहीं होती है, यह भी एक क्या है? स्थायी सदन है। ठीक है। अब देखिए, जैसे आपका राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्य क्या होते थे? आपके नए, मतलब चुने जाते थे, और 1/3 सदस्य उतने ही वहां पर चले जाते थे। तो यही नियम यहाँ पे भी है कि विधान परिषद में भी प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते थे, अर्थात रिटायर हो जाते थे, तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता था। अब बात करें कार्यकाल के बारे में मोटे मोटे तौर पे, तो ध्यान रखिएगा, यदि प्रश्न आपसे पूछता है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना है, तो मेरे भाई यह प्रश्न उसी प्रकार है जैसे पूछता था आपसे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। तो आप लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे वो 6 वर्ष लगा के आए होंगे, जो कम पढ़े लिखे होंगे हमारी तरह वो लगा के आएंगे कि वह एक स्थायी सदन है। तो मेरे भाई सभी लोग, फिर से मैं ध्यान धरा दे रहा हूं कि राज्यसभा और विधानसभा यह एक स्थायी सदन है, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा कि यह एक स्थायी सदन है और इसका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये जो 6 वर्ष के बीच में मानसिकता आ जाती है, इसको गोली मार दीजिए। ये जो 6 वर्ष है ये विधान परिषद का कार्यकाल नहीं, बल्कि जो विधान परिषद के चुने हुए सदस्य होते हैं या फिर मनोनीत सदस्य होते हैं, यह उनका कार्यकाल होता है। तो जब आपका प्रश्न विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाएगा तो आपका कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, क्लियर है भाई? अब आते हैं विधान परिषद। सर हाँ बोलिए। बोलिए कन्हैया जी, उस बाद में बोलूंगा। सर विधान परिषद का नाम विधानसभा बोल रहे थे। हाँ, विधान परिषद, यदि हम विधानसभा बोले होंगे तो क्षमा चाहेंगे, विधान परिषद आप लोग कर लीजिएगा उसको। हाँ, थोड़ा वही कंफ्यूजन नहीं है।
नहीं नहीं, तो सर विधान परिषद हो इस सकता है कि बोलते समय फ्लो में निकल गया हो। हाँ निकल गया होगा। सर तो इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, लोअर हाउस अपर हाउस, जैसे हम लोग का लोकसभा होता है वैसे बिल्कुल विधानसभा, बिल्कुल बिल्कुल जैसे राज्यसभा बिल्कुल। विधान परिषद। हाँ बिल्कुल, सेम मैंने किया। आप लोग जब शुरू में नहीं जुड़ोगे तो यही ना होगा। जब मैंने आज क्लास स्टार्ट की हाँ तभी मैंने पूरा कंपेयर करके बताया था। जिस प्रकार आपका संसद में वहां पर लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को, वैसे ही राज्य में लोअर हाउस कहा जाएगा आपकी विधानसभा को। विधानसभा। जैसे वहां पर राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, वैसे ही विधान परिषद को अपर हाउस कहते हैं। जैसे वहां पर संसद में जनता का सदन आपको लोकसभा का कहते हैं, वैसे ही राज्य में जनता का सदन विधानसभा को कहेंगे। जैसे ही आप संसद में स्थायी सदन बोलते हो राज्यसभा को, वैसे यहाँ पर विधान परिषद को बोलोगे। जैसे वहां पर अस्थायी सदन बोलते हो आप इसको लोकसभा को, वैसे यहाँ पर अस्थायी सदन बोलोगे विधानसभा को। सब कुछ चीजें सिमिलर ही हैं। जैसे वहां पर संसद में कोई भी विधेयक अधिनियम या फिर कानून तब बनता है जब वहां पर दोनों सदनों से पास होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तब। ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया आपकी विधान परिषद विधानसभा अर्थात राज्य विधान मंडल में भी है कि विधानसभा और विधान परिषद से पास हुआ विधेयक तभी कानून का रूप लेगा जब उस पर हस्ताक्षर होगा राज्यपाल का। तो सभी चीजें डिक्टो समान ही हैं आपके संसदीय कार्य प्रणाली की ही तरह। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं कि विधान परिषद के सदस्य होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो यदि विधान परिषद का सदस्य होना है तो उसके सदस्य की योग्यता का जो वर्णन है, जो उल्लेख है, यह हमको आर्टिकल 173 में देखने को मिलता है। तो विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 173 में। उसके अलावा कौन कौन सी योग्यताएं हैं यह जान लीजिए। पहला कि वह भारत का नागरिक हो, सिंपल सी बात है, इससे कभी प्रश्न नहीं पूछेगा। दूसरा 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पूरा मेन गाथा यही है, इससे बाहर प्रश्न योग्यताओं से नहीं पूछता है। तो आपका प्रश्न जो बनता है कि विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो न्यूनतम आयु सीमा है आपका 30 वर्ष। लेकिन अधिकतम पूछे तो ध्यान रहे आप लोग जल्दीबाजी में प्रश्न गलत करके चले आते हो। मैंने पिछली बार जब लोकसभा वाला प्रश्न पूछा था कि लोकसभा के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या है, तो कई लोगों ने हमको 25 वर्ष बोला था। तो मेरे भाई सभी लोग पुनः ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है उस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न मेरा ये है कि विधान परिषद के सदस्य बनने की अधिकतम सीमा क्या है। तो एक बात जान लीजिए, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद, इन चारों के सदस्य बनने के लिए कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है। यदि आप 500 साल जी रहे हो, 1000 साल जी रहे हो, 1.5 लाख साल जी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बन सकते हो। आप जिंदा हो, आप चुनाव लड़ रहे हो, बन सकते हो। लेकिन न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए। कम से कम आप हर जगह, जैसे राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, वैसे ही राज्यसभा और विधानसभा की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? 30 वर्ष है। क्लियर है? यस सर। इसके अलावा भाई कि वह व्यक्ति पागल ना हो, मानसिक रूप से विकृत ना हो, अर्थात उसे न्यायालय के द्वारा ना उसे पागल घोषित किया गया हो, ना ही उसे दिवालिया घोषित किया गया, अर्थात वो बैंकरप्ट ना हो। इसके अलावा बात करें कि विधान परिषद की शक्तियां और कार्य क्या हैं, तो ध्यान रहे भाई कि विधान परिषद की शक्तियां और कार्य में सिंपल सी चीज ये है कि जो विधान परिषद है वो सामान्य विधेयक को केवल 4 माह तक ही रोक सकती है, बाकी उससे ज्यादा नहीं। इस विधेयक को, सामान्य विधेयक को, जिसको हम लोग साधारण विधेयक कहते हैं। यदि इसके अलावा यदि प्रश्न पूछा जाए कि धन विधेयक के संदर्भ में, मनी बिल के संदर्भ में आपका जो विधान परिषद है उसकी क्या शक्ति है, मनी बिल को विधान परिषद, धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकती है, तो हमने आपको राज्यसभा वाला शक्ति पढ़ाया है। तो जितनी राज्यसभा को प्राप्त है उतनी ही शक्ति यहाँ पर विधानसभा को भी प्राप्त है। तो हमने आपको बताया था कि राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में राज्यसभा धन विधेयक को कुल 14 दिनों तक क्या कर सकती है, उसे अपने यहाँ पर रोक सकती है। ठीक उसी प्रकार जो विधान परिषद है वह भी अपने यहाँ पर 14 दिनों तक ही मनी बिल को अर्थात धन विधेयक को अपने यहाँ रोक सकती है। इसके बाद यदि वह क्या करती है, वापस लौटाती है पुनर्विचार के लिए, तो ठीक है, लोकसभा उसको पुनर्विचार करती है या फिर उसको उसी तरह भेज देती है, तो वह पुनः उसको क्या करना पड़ेगा, पारित तो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन यदि वह अपने यहाँ पर 14 दिन से अधिक रख लेती है तो वह बिल क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। तो कितने दिनों तक रोक सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन 14 दिनों तक। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि संविधान संशोधन की जब भी प्रक्रिया होगी,
जब संसद किसी संविधान संशोधन की प्रक्रिया करेगी जिसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति अनिवार्य होगी, तो उसमें संबंधित राज्य की विधान परिषद भी भाग लेती है। ठीक है, मान लीजिए संसद कोई संविधान में संशोधन करना चाहती है, तो संशोधन दो ही प्रकार से होता है, एक विशेष बहुमत से। संविधान में संशोधन दो प्रकार से होता है, ध्यान रखिएगा, जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक विशेष बहुमत से, दूसरा होता है कि विशेष बहुमत के अलावा आधे या फिर आधे से अधिक जो राज्य हैं उनके समर्थन से। जब कोई ऐसा संविधान संशोधन हो जिसमें आधे या फिर आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए हो संसद को, तो उस समय यह जो राज्य की विधान परिषद है उसका भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए, यह भी एक उसकी शक्ति है। तो कुल इस प्रकार से आपका जो विधान परिषद है यह समाप्त हो गया। इससे ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछेंगे। एक प्रश्न बन सकता है कि टॉप 3 जो विधान परिषद की सीटें हैं वह सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं। तो भैया हैं तो कुल 5 ही जो आपके सामने मैंने बता दिए, 3 आपको उसमें से छांट लेना है। ठीक है, तो ये आपका विधान परिषद समाप्त हो गया। कल जब हम बात करेंगे, हाँ बोलिए। ये क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो 6 स्टेट में है ना? इसमें और बताइए। 6 स्टेट में है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल? पूरा नाम बताइए, कौन कौन से में है, राज्यों के नाम बताइए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अपने यहाँ आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ पे विधान परिषद समाप्त की है कि नहीं की है, थोड़ा सा पता कर लेना। सर तो वो मैंने एक ट्वीट याद किया था एट कुंभ करके, तो चलिए मैं आपको भेज दूंगा आज, मुझे एक बार उस पर रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं आपको उसका लिस्ट भेज दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो आप बोल रहे हैं विधान परिषद के सदस्यों की वर्तमान में कितने राज्यों में है, ये मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो आप बता दो, मतलब कि और भी बता दो, ये मतलब क्या है? जहां तक मुझे ध्यान में है आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ से विधान परिषद को समाप्त कर दिया है, जो मुझे ज्ञात है। यदि आपने पढ़ा है तो कहाँ से पढ़ा है मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई लेटेस्ट जानकारी हो तो मैं पढ़ लूंगा, मैं भी एक बार कोई भी जानकारी होगा मैं आपको भेज दूंगा, चाहे है या नहीं है मैं आपको डिटेल में उसका मैं भेज दूंगा। जहां तक मुझे ध्यान में है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ही अपने यहाँ से जो ये विधान परिषद की चीजें थी उसको समाप्त कर लिया है। तब तो फिर 5 ही हो गया अगर आंध्र प्रदेश हट गया तो। मुझे तो यही ज्ञात है, खैर जो भी है मैं बता दूंगा। तो आपका भैया आज विधान परिषद समाप्त हो गया। कल आपका बचेगा विधानसभा और राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वो आधा घंटा का काम है। विधानसभा कल आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश करेंगे कि कल ही आप लोगों का राज्यपाल भी कंप्लीट हो जाए। तो फिलहाल अभी के लिए बस, हाँ बोलिए। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिन के भीतर बताना होगा कि मैं किस सदन में रहूंगा? आपको बताया नहीं गया था? नहीं सर। जवाब दीजिए भाई आप लोग, हमने आपको ये पढ़ाया है। 6 लोग हैं, बताइए। यदि कोई संसद का सदस्य दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो वह कितने दिनों तक वह सदस्य होगा, मतलब बताना पड़ेगा। सब पढ़ाएं, बताइए भाई। 14 दिनों तक सर। और कोई बताए? क्लियर हुआ तुम्हारा कन्हैया जी? कहाँ थे पढ़ाते समय? सब ऑप्शन 14 दिन है नहीं है? ऑप्शन में आपके 14 दिन है कि नहीं भैया? ऑप्शन नहीं सर, प्रश्न है बस। हाँ तो प्रश्न है तो 14 दिन आप लगा लीजिए उसको सही। यदि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद या फिर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य, लेकिन ध्यान रहे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, ये प्रश्न ये होगा कि दोनों सदनों का सदस्य है, तब उसको यदि ये बताना है कि किस सदन का होगा तब 14 दिन होगा। लेकिन प्रश्न ये हो कि वह उस सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वह उस सदन का सदस्य चुन लिया जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव हार जाता है, लेकिन आप लोग देखते हो कि कई बार हारे हुए लोगों को मंत्री पद दे दिया जाता है, होता है ऐसा। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो वहां का सदस्य नहीं है फिर भी वहां का सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है, तब पूछा जाता है कि प्रश्न कितने दिन के भीतर उसको उस सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी।
तब वहां पे आपका उत्तर होगा 6 महीने। जब सदस्यता नहीं है और सदस्यता लेने की बात करेगा 6 महीने। जब 2 जगह की सदस्यता है और किसी एक जगह का चुनना है तब आपका उत्तर होगा 14 दिन। क्लियर हो गया? इस क्लास से हम लोग बात करेंगे विधानसभा के बारे में, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। मैंने शुरुआत में बताया था कि जो विधानसभाएं होती हैं, जिस प्रकार संसद में लोकसभा होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में, स्टेट लेजिस्लेचर में आपकी विधानसभा होती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग द लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार का कार्य संसद में लोकसभा का होता है, ठीक उसी प्रकार का कार्य विधानसभा में, सॉरी, राज्य विधानमंडल में विधानसभा का होता है। जितनी शक्तियां केंद्र सरकार में आपके लोकसभा को प्राप्त हैं, उतनी ही शक्तियां राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल में आपके विधानसभा को प्राप्त हैं। जो शक्तियां केंद्र सरकार में लोकसभा को धन विधेयक के मामले में, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में, संयुक्त बैठक के मामले में जो भी शक्तियां प्राप्त हैं, वो सभी प्रकार की शक्तियां भी आपको ध्यान रखना है। यदि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में पूछेगा तो राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनको प्राप्त हैं। तो यदि कोई भी ऐसा टर्म जो कि आपके लोकसभा से मिलता जुलता हो लेकिन प्रश्न वो आपसे पूछा हो राज्य विधानमंडल का, तब आप कहाँ का टिक लगाएंगे, कहाँ की तरफ जाएंगे? आप लोग विधानसभा की तरफ जाएंगे, अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ जाएंगे। पहला पॉइंट ये तो था बेसिक चीजें। अब आते हैं भैया, हमने पहले ही बताया था कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, सभी के सभी राज्यों में, अर्थात वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं आप सभी लोग जानते हैं। वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 है। और वर्तमान में इन 28 राज्यों में आपके विधानसभाएं स्थित हैं, मौजूद हैं। इसके अलावा कुल 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर ये विधानसभाएं हैं, लेकिन 2 में ये वर्तमान में अस्तित्व में है। उनमें कौन कौन सी केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पहला आपका हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र दिल्ली। तो दिल्ली में भी विधानसभाएं हैं। उसके अलावा आपकी बात करें हम तो पौंडीचेरी में भी विधानसभाएं हैं। उसके अलावा जो हाल ही फिलहाल में राज्य से बंटकर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में हो गया है, जिसे हम लोग जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के नाम से जानते हैं। तो उसमें से जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें भी विधानसभा है, लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में यह विधानसभाएं अस्तित्व में नहीं है। यहाँ पर वर्तमान समय में राष्ट्रपति शासन लागू है। तो वर्तमान समय में कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर अभी विधानसभाएं चल रही हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वो आपका दिल्ली हो जाएगा और पौंडीचेरी हो जाएगा। इसके अलावा भारत के जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में आपकी राज्य विधानसभाएं स्थित हैं। तो ये हो गया बेसिक पॉइंट। इसके अलावा बात करें कि हमारे संविधान में कहां पर जो ये विधानसभाएं हैं, इनका वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो संविधान का जो आर्टिकल 170 है, अनुच्छेद जो 170 है, यह बात करता है राज्य की विधानसभाओं के बारे में। विधानसभाओं के गठन, संरचना इत्यादि का जो जानकारी है वह कहाँ मिलता है? 170 में। वहीं पर यदि हम आपसे प्रश्न पूछें कि राज्य की विधान परिषद का वर्णन कहाँ मिलता है, तब आप लोग ध्यान देंगे कि जो राज्य की विधान परिषदें होती हैं, हमने कल ही पढ़ाया था आर्टिकल 169 अर्थात अनुच्छेद 169 में हमको विधान परिषदों का प्रावधान मिलता है। तो 169 में विधान परिषद, 170 में आपकी विधानसभाएं। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 170 ही कहता है, क्या कहता है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कि किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 500 होगी। ठीक है, किसी राज्य के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होगी और न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 60 होगी। ध्यान रखिएगा भाई, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विधानसभाओं में सदस्यों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो ध्यान रहे, विधानसभाओं में अधिकतम संख्या 500 और यदि न्यूनतम पूछेगा तो 60। ठीक है, न्यूनतम क्या होगा? 60। लेकिन अब ये भी जान लीजिए, ये जो जितनी भी चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, इन सभी जगहों पर जो ये मेंबर होते हैं या फिर सीटों का निर्धारण होता है,
वो उस स्थान की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा छोटा सा राज्य जहां की जनसंख्या ही बहुत कम है, वहां पे 60 सीट होना ही संभव नहीं है, तब फिर हम न्यूनतम 60 सीट कैसे लाएंगे? जबरी तो ला नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी भी एक क्राइटेरिया है कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण होगा। जब वहां पर उतनी जनसंख्या है ही नहीं तो भाई हम कहां से ले आएंगे? ये सीटें हम कहां से लेके आएंगे? तो सिंपल सा प्रावधान ये है। तब उसके लिए एक और आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 371 अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 कहता है कि कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त हैं, जिसके तहत कहीं कहीं राज्यों में इन विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या 60 से कम है। 60 से कम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई, मैंने क्या प्रश्न पूछा? यदि आपसे प्रश्न पूछे कि किसी राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या 60 से कम हो और इसका प्रावधान हमको किस आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल 371 अनुच्छेद 371 बात करता है कि ये जो भी आपके राज्य हैं जहां पर उनकी जनसंख्या कम है और 60 सीटों का वहां पर न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं हो सकता, तो ऐसे राज्यों को छूट प्रदान की गई है, उनको एक विशेष प्रावधान दिया गया है कि वहां पर 60 से कम भी सदस्य संख्या हो सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। अच्छा, फिर आपके मन में आएगा कि क्या वर्तमान में सही में ऐसा कोई राज्य है क्या जहां पे 60 या फिर 60 से कम विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या है? तो आपको जानना चाहिए। मैं 5 राज्यों के नाम बता रहा हूं, आप सभी लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे आपके सदस्यों की संख्या से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब देखिए Yes, 5 sir. राज्यों, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सभी चीजें समझ में आ रही हैं? Yes, यस sir. सर। ठीक है, देखिए ये जो 5 राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? पहला राज्य तो है आपका भैया नागालैंड। नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में विधानसभाओं की कुल 60 सीटें हैं। तो यदि पूछता है कि नागालैंड में विधानसभाओं की कुल कितनी सीटें हैं, तो कुल 60 सीटें हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप कह लीजिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में भी सीटों की कुल संख्या विधानसभाओं की कितनी है? 60 है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। उसके अलावा बात करें मिजोरम और गोवा, मिजोरम, उसके बाद गोवा, इन दोनों जगहों में भी सीटों की संख्या 40 है। खासकर गोवा और मिजोरम, गोवा सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा राज्य है निम्नलिखित में से जिसमें विधानसभा की सीटों की संख्या 40 है। तो ध्यान रखिएगा, गोवा में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। तो कुल 4 राज्य हो गए। एक अन्य बचा जहां पर विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं। वह जो राज्य है वह है आपका सिक्किम। क्या है? सिक्किम। सिक्किम राज्य की जो सीटें हैं यहाँ पर सबसे कम है और यहाँ पर विधानसभा की कुल 32 सीटें स्थापित हैं। यदि आपसे प्रश्न आए कि सबसे कम सीटें किस राज्य की हैं, तो आपको ध्यान रखना है सबसे कम सीटें जो हैं वह आपकी सिक्किम राज्य की हैं। अब मेरा आपसे बेसिक सा प्रश्न है, कोई बताइए कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? बताइए आप लोग। सर गोवा की सबसे कम है। गोवा, सिक्किम, बताइए भाई। गोवा की सिक्किम, मैंने जनसंख्या पूछा है न कि क्षेत्रफल। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 1 मिनट। हेलो, आवाज जा रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। क्या बोले? हेलो, हाँ बोलिए। क्वेश्चन रिपीट करिए, क्या बोले हैं? किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है?
और दूसरा प्रश्न ये है कि किस राज्य की क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और क्षेत्रफल सबसे कम है, बताइए। वो सर तो गोवा का है। पॉपुलेशन में सर शायद सिक्किम सबसे कम है। और भैया देखो, जहाँ की सीटें सबसे कम होगी वहां की जनसंख्या सबसे कम होगी, जहाँ की सीटें सबसे ज्यादा होगी वहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा सीटें चाहे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, चाहे विधान परिषद, इन चारों की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में हैं? सर उत्तर प्रदेश। तो सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश में जो होगी सीटों की संख्या ज्यादा है तो वहां की जनसंख्या भी क्या होगी? ज्यादा ही होगी। तो भैया इस थोड़ा सा सिंपल सा नॉलेज आप लोग काहे गड़बड़ कर रहे हो, इतना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन। खैर आगे बढ़ते हैं, तो इस पॉइंट को जितना हमने बताया है उतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम बात करेंगे, ये तो हो गया राज्यों में कि राज्यों में इतनी सीटें हैं, लेकिन आर्टिकल 239 अनुच्छेद 239, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 239, ठीक है। अनुच्छेद 239 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 239 कहता है कि दो संघ राज्य क्षेत्रों में अर्थात संघ शासित प्रदेशों में विधान सभाएं गठित की गई हैं, जिनमें कौन कौन से नाम हैं आपको पता है? दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली में विधानसभाओं की सीटों की संख्या कितनी है? तो 70 है। पौंडीचेरी में विधानसभाओं की संख्या कितनी है? तो 30 है। अब देखिए, आपके एग्जाम में जो प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभाओं की सीटें सबसे कम है। जब राज्य के संदर्भ में सबसे कम पूछेगा तब आप सिक्किम की तरफ जाओगे, लेकिन जैसे ही प्रश्न केंद्र शासित प्रदेश का आ जाए तब आप पौंडीचेरी की तरफ जाओगे। दोनों की सीटों की संख्या भी आपको ध्यान रखनी है। सिक्किम में 32 हैं, पौंडीचेरी में 30 हैं। साथ में यदि प्रश्न आपको कुछ डिटरमाइन न करे, न राज्य बोले न केंद्र शासित प्रदेश बोले, ऐसे बोले कि निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे कम है, उसमें आपका सिक्किम भी हो, पौंडीचेरी भी हो, बाकी एक दो और ऑप्शन हो, तब न वहां पे राज्य बोला है न आपका केंद्र शासित प्रदेश बोला है। तो जिसमें सबसे कम है तो सबसे कम कौन सा होगा बताइए? सर पौंडीचेरी। पौंडीचेरी, क्योंकि वहां पर कितनी है? 30 है। तो प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये समझना आप लोगों को है। क्लियर बात? यस सर। आगे यस बढ़ते सर। हैं। देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, इनके जो सीटों का निर्धारण किया गया है कि लोकसभा में 552 सीटें होंगी, तो राज्यसभा में इतनी होंगी, तो विधानसभा में इतनी अधिकतम सीटें होंगी, इतनी न्यूनतम सीटें होंगी। तो ये जो सीटों का निर्धारण हुआ है ये अगले कितने दिनों तक एट इट इज सेम ही रहेगा, कब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वो हमने ईयर आपको बताया था। बताइए, जब लोकसभा पढ़ा रहे थे और राज्यसभा पढ़ा रहे थे तो हमने वो बात बताई थी आपसे, बताइए। सर क्या पूछे हैं? लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की कुल संख्या में कोई भी परिवर्तन किस वर्ष तक संभव नहीं है? वह कौन सा ऐसा वर्ष है जब तक हम सर कोई भी 2026। 2026, वेरी गुड, सही जवाब। जो आपका 2026 है, 2026 के पहले चाहे आपकी विधानसभा की सीटें हों चाहे आपकी लोकसभा की सीटें हों, इनकी सीटों में जो बदलाव है, इनकी सीटों का जो निर्धारण का जो संख्या है कि 552 सीटें लोकसभा में हैं, 500 सीटें विधानसभा में अधिकतम है, तो इनकी संख्या में 2026 तक बदलाव नहीं किया जाएगा। अच्छा ये भी जान लीजिए, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो विधानसभाओं में या फिर लोकसभाओं में सीटों का निर्धारण 2026 तक यूं ही बना रहेगा, इसका प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? ठीक है, तो यदि प्रश्न ये हो कि किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया यह प्रावधान, तो राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, 84वां संविधान संशोधन, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्लियर है? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2001 में हुआ था।
तो किस संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक ये सीटें यूं ही बनी रहेंगी? 84वें संविधान संशोधन में। यदि वर्ष पूछेगा तो 2001 में यह निर्धारण किया गया था। अब क्या होगा कि जैसे ही 2026 आएगा तो सरकार एक और संविधान संशोधन करेगी, तो फिर वो कुछ अगले कुछ 10 साल 20 साल जब तक वो चाहेगी तब तक सीटों का निर्धारण करके छोड़ देगी। उसके बीच में सीटें नहीं बदलेंगी। फिर जब वो समय आएगा तो फिर एक संविधान संशोधन होगा, फिर सीटें बढ़ाई जाएंगी। क्योंकि आप लोग जान रहे हो जनसंख्या समय दर समय क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसीलिए क्लियर है? यस सर, क्लियर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, समस्या, परेशानी, कठिनाई? नो सर। ठीक। हाँ, पूछना किसी को कुछ? आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़िए। आज संख्या बहुत ज्यादा है ना? यस Yes. सर, दोपहर का टाइम है ना। हाँ, सोने का समय है ना? खैर, सर, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। आज क्विज रखेंगे 7 बजे? क्या? क्विज अब सर देखिए आप क्लास ले रहे हैं तो उम्मीद है कि क्विज हो जाए, यदि आप लोग सूचित करेंगे तब। अब आप लोग सूचित नहीं करेंगे, आप लोग लेजीनेस दिखाएंगे तो हमको क्या दिक्कत है? हमको थोड़ी 7 सा बजे नहीं होता है। सर, करवा दीजिए रात को ना। सर कोई हाँ, क्लास नहीं रहती शाम। 7 बजे। हाँ तो डेली 7 बजे रख लीजिए, उसमें एटलीस्ट प्रॉपर लोग जुड़िए तब उसमें आनंद आएगा। 9-10 लोग रहिए उसमें, क्वेश्चन उसमें काफी अच्छे अच्छे लेवल के रहेंगे। आपके जो भी सिलेबस के क्वेश्चन हैं उसमें काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं पूछूंगा, आप लोग, मैं सीधे लाइव रहूंगा फेस टू फेस। आप लोग तो कमेंट ही कर पाओगे, मैं सीधे पूछूंगा प्रश्न, आप लोग उसका आंसर करोगे कमेंट के माध्यम से। मैं आपको ऑप्शन दूंगा, उसके अलावा आप लोग से जो क्वेश्चन पूछूंगा। अभी मुझे एक चीज नहीं आता है यूट्यूब का, पीडीएफ के थ्रू कैसे क्विज होता है, यदि वो मैं सीख लूंगा तो जल्दी पीडीएफ से भी होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। ठीक है, साथ में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति हैं उनको भी राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत करता है, हमने आपको ये बताया था। जैसे कि लोकसभा में राष्ट्रपति क्या करता था? 2 सदस्यों को मनोनीत करता था। कहां पर? लोकसभा में। ठीक उसी प्रकार आपके राज्य की जो विधानमंडल होती है, विधानसभा होती है, उसमें भी आंग्ल इंडियन समुदाय से किसी एक व्यक्ति को, यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि जरूरी है, आवश्यकता है, तो किसी एक व्यक्ति को जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि है उसको मनोनीत कर सकता है। लेकिन कितने लोगों को? 1 लोगों को। संख्या ध्यान रखना है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय। लोकसभा में मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विधानसभा में मनोनयन कौन करेगा? आपका राज्यपाल करेगा। अब आते हैं कि ये जो प्रत्येक विधानसभाओं के सदस्यों के लिए जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को राज्य की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है, यह किस आर्टिकल के द्वारा, किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विधानसभाओं में एससी एसटी के जो आरक्षण प्राप्त हैं उनके सदस्यों के लिए जनसंख्या के अनुपात में, ये किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? तो आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 332 अर्थात अनुच्छेद 332 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों, जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजातियों, जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, को राज्य की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। और उसका यह प्रावधान, जो आरक्षण देने की बात की जा रही है एससी एसटी को, कहां पर? विधानसभा में। दोनों अलग अलग चीजें हैं, लोकसभा में अलग है, लोकसभा में भी एससी एसटी को आरक्षण प्राप्त है, विधानसभा में भी प्राप्त है। दोनों के अपने अलग अलग अनुच्छेद हैं। ये जो 332 है ये विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण की बात करता है। वहीं पर हमने अभी बात कही कि राज्यपाल क्या करेगा कि आंग्ल भारतीय समुदाय से यदि आवश्यकता पड़ेगी तो किसी एक व्यक्ति को इस सभा में अर्थात विधानसभा में क्या करेगा? मनोनीत करेगा। क्लियर है? और इसका यह प्रावधान कि वह विधानसभा में आंग्ल इंडियन समुदाय के किसी एक व्यक्ति को मनोनीत करेगा, यह हमारे किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? बताइए भाई, किसी को पता है? अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 333। क्लियर है? यस सर।
सर 33 की 35? 33, 333, 333, 333। ठीक। अच्छा ये सर भी कोई ध्यान रखिए। अमेंडमेंट भी है क्या SC/ST के लिए रिजर्वेशन की? हाँ है, तो वही बताने जा रहे हैं। सुनिए, ये जो आरक्षण और मनोनयन किया जाता है, जैसे कि एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय का एक मनोनीत करेगा सदस्य, और SC/ST को जो विधानसभाओं में आरक्षण प्राप्त है, ये जब संविधान निर्माण किया जा रहा था तो संविधान के लागू होने से 10 वर्ष तक ये पहले आरक्षण दिया गया था, लेकिन सरकारों ने इसे संविधान संशोधन के माध्यमों से हर 10 वर्ष इसको ये क्या करते गए हैं, बढ़ाते गए हैं। ठीक है, तो अब लेटेस्ट में जो पिछला संविधान संशोधन हुआ है जिसके द्वारा ये जो आरक्षण बढ़ाया गया है संविधान में, वो हुआ है 95वां संविधान संशोधन, 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2009 में हुआ था। यह क्या कहता है भाई, तो 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है कि यह जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे SC/ST को विधानसभा में आरक्षण या फिर आंग्ल इंडियन भारतीय समुदायों के लोगों का मनोनयन, यह 26 जनवरी 2020 के लिए बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 2020 तक SC/ST के आरक्षण को बढ़ाया गया, और मनोनयन जो आंग्ल इंडियन समुदाय है उसका बढ़ाया गया 2020 26 जनवरी तक। ये डेट ध्यान रखना है कि SC/ST को आरक्षण कितने समय तक बढ़ाया गया, तो 26 जनवरी 2020 तक। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 2009 में हुआ था। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। देखिए, हमने पहले ही बताया कि जो विधान सर? सभाएं होती, हाँ बोलिए। क्या सर ये हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। कह रहे हैं सर कि जैसे जो आरक्षण है SC/ST नहीं जा सकता है? कहाँ पे? विधानसभाओं सर में? बोल तो यस दिए सर। भैया, आरक्षण प्राप्त है तभी तो जाते हैं, उनकी सीटें रिजर्व है, उनकी उन सीटों पर कोई अन्य नहीं लड़ सकता। तो जैसे वो सीट बढ़ावा, सर, जैसे बोलिए। उनका सीट हरदम होता है SC/ST का, तो वो हट नहीं सकता है क्या विधानसभा से? यदि विधानसभा चाहेगी, पारित करेगी प्रावधान, तो हट सकता है। जब संविधान निर्माण किया गया, इसे तो मैंने पहली पॉइंट बताई कि इसको केवल 10 वर्षों तक के लिए बनाया गया था, उसके बाद इसको समाप्त करना था, लेकिन सरकार को लगा कि नहीं, ये आप लोग जो आरक्षण पढ़ते हो, भारतीय व्यवस्था में आरक्षणों कभी इतना लंबा खींचने का प्रावधान था ही नहीं। लेकिन पता है सरकार की सबसे बड़ी खामी ये है कि ये उन लोगों के शैक्षिक बढ़ावा देने के बजाय, आर्थिक बढ़ावा देने के बजाय उनको आरक्षण में दे रही है। ठीक है, आरक्षण आप दीजिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आरक्षण उस मामले में दीजिए जिससे कि उनकी वृद्धि हो, विकास हो। आप वास्तव में सोचो तो क्या आरक्षण से इतने साल देश के बीत गए, इतनी सरकारें आई गई, क्या वास्तव में जो गरीब वर्ग है उसको बढ़ावा मिला? नहीं मिला। अभी भी बुक्स आपने महंगी कर रखी हैं, अभी भी एडमिशन आपने महंगे कर रखे हैं, जितने बेस्ट कॉलेजेस हैं वहां पे एडमिशन की फीस महंगी है, कॉलेजेस महंगे, तो वो चीजें आपको सस्ती नहीं करनी, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन नहीं देना, लेकिन आपको आरक्षण देना है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत राशन देना है, थोड़ी बहुत लोगों को बहकाना है। तो इसीलिए जब संविधान बना तो उसी समय चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो या फिर अन्य कोई भी संविधान के जो निर्माण करता थे, उनको ये पता था कि आरक्षण यदि हम देर समय तक देंगे तो ये जो लोग आरक्षण पर जिएंगे वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और उनसे यदि कोई चीज छीनेगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आप एकदम गरीब हो, और अचानक से मैंने कहा कि ठीक है भैया, तुमको 10 साल तक के लिए हम तुमको डेली हर महीने 1-1 लाख रुपए देंगे, और 10 साल बाद हम आपके लड़के हो गए, आप विवाह शादी हो गया, आपका जनसंख्या बढ़ गया, और हम कहें कि अब से हम तुमको पैसा नहीं देंगे, और आप लोग धरना प्रदर्शन करने लगो, उग्रवादी हो जाओ, तो सरकार क्या कहती है कि भैया सरकार को वोट से मतलब है। तो सरकार इन चीजों के मामले में कभी भी आरक्षण समाप्त नहीं करना चाहती, जबकि जब संविधान में बना था तो वहां पर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यह आरक्षण केवल और केवल 10 साल के लिए ही दिया गया है, लेकिन सरकारों ने इसे बार बार संविधान संशोधन करके इसको बढ़ाया है। उसके अलावा यदि आप आओगे इंग्लिश भाषा के प्रयोग पे, भारत में इंग्लिश भाषा के प्रयोग को केवल और केवल 10 से 15 वर्षों के लिए ही लागू किया गया था। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से अगले 10 वर्ष तक ही इंग्लिश भाषा का प्रयोग कार्यालय भाषा के रूप में किया जाएगा, यही प्रावधान था। उसके बाद हम धीरे धीरे हिंदी की तरफ मुड़ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश का ऐसा कीड़ा काटा भारतीयों को, ऐसा कीड़ा काटा कि आज भी जो लोग हिंदी बोलते हैं उनको बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा जाता है, और जो थोड़ी सी अच्छी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल देते हैं जिसे लगता है कि उनके मुंह से फूल झड़ रहे हैं, उनके मुंह से शहद टपक रहे हैं।
ऐसे लोग उसको देखते हैं। यदि आप अपने क्लास में बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हो तो आपके जो आसपास के लड़के होंगे आपको अलग भाव से बोलेंगे, अलग भाव से आपको देखेंगे। तो ये प्रावधान कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का फेल्योरिटी है। खैर इस पे डिस्कस नहीं करना है। मैंने बताया कि ये प्रावधान आपको संविधान में पहले से दिए गए हैं, उसी को संविधान संशोधन के माध्यम से अभी तक खींचा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और जो ये SC/ST का प्रावधान विधानसभा में है ये आपका 332 में है, और जो आंग्ल इंडियन का है यह 333 में है। और इसको बढ़ाया कब गया हाल ही में, तो 95वें संविधान संशोधन 2009 से। कब तक के लिए बढ़ाया गया है, तो 26 जनवरी 2020 तक। क्लियर है? यदि किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है, हमने जो कहा उस पर कोई आर्गुमेंट करना चाहता है तो फ्री है, पूछ सकता है। क्योंकि ये सभी विषय आपको बात करनी चाहिए अपने समाज में, आप लोग समाज के अपने हिस्से हैं। हाँ बोलिए सर। आंग्ल इंडियन का तो लोकसभा में हटा दिया गया है ना, तो क्या राज्य में भी हटा दिया? वही जा रहे हैं बताने कि जब 104वां संविधान संशोधन हुआ तो पूर्ण रूप से भारतीय समाज की कोई भी इकाई जहां पर आंग्ल इंडियन समुदाय का मनोनयन होता है तो होता तो दो ही जगह है, एक लोकसभा में, एक विधानसभा में। दोनों जगह से इसको टाटा बाय गुड बाय करके इसको समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? यस सर। भूलेगा तो नहीं? नो सर। ठीक है, अब आते हैं विधानसभा की अवधि की तरफ, विधानसभा की कार्यकाल की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग नोट कर रहे होंगे। नोट कर रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं? सही से बताइएगा। नोट कर रहे हैं। हाँ तो नोट करिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, इसलिए ध्यान रहे। हमने जितने भी 4 सदन आप लोगों को पढ़ा चुका मैं, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद, चारों के प्रथम 3 या फिर प्रथम 5 जो क्रम से राज्य हैं अधिक से कम की तरफ है सीटों वाले, आपको लिख कर, रट कर, घोल के पी जाइए, चाहे कैसे भी याद करके जाइए, लेकिन एग्जाम में करके जाएगा, कोई ना कोई एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है? तो कम से कम कोशिश करिए कि प्रत्येक के 5 राज्यों का, कि लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं, 1 नंबर पर कौन है, फिर दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे, 4वें और 5वें, उसको ट्रिक के माध्यम से आप देखिए, अपने से ट्रिक बनाना सीखिए। एक बात सदैव ध्यान रखिए, जो भी स्टूडेंट अपने से बनाई गई ट्रिक बना लेते हैं, दूसरों की ट्रिक भूल जाएगी, लेकिन यदि आपने अपने से कोई ट्रिक बना ली है तो आपकी ट्रिक आपके जीवन भर याद रहेगी। तो जब भी पढ़ने बैठे गलत ही सही ट्रिक बनाइए, लंबा ही ट्रिक बनाइए, लेकिन यदि आपने एक बार ट्रिक बना लिया तो मेरा दावा है वो ट्रिक आपको कभी भी नहीं भूलेगा। जहां आपने उस ट्रिक को 2-4 बार लिखा, रिमाइंड किया, उस पर क्वेश्चन किया, पूरी लाइफ आपकी बीत जाएगी, वो आपसे नहीं भूलेगा। जैसे मैंने झील के समय याद किया था ट्रिक, और उससे मैंने अभी तक 3 क्वेश्चन 3 एग्जाम में कर चुका हूँ। लोकटक झील कहाँ है, वुलर झील कहाँ है, तो वो सभी चीजें आपको ट्रिक के माध्यम से याद करनी पड़ेगी। कोई भी चीज तो उसको खुद से ट्रिक बनाना सीखिए। अब आते हैं विधानसभा की अवधि की तरफ। तो समानतः हमने पहले ही बताया था कि जो विधानसभाएं या फिर लोकसभाएं होती हैं ये एक अस्थायी सदन होती हैं, अर्थात इनका विघटन किया जा सकता है। पहली चीज तो विघटन होता है, भंग किया जा सकता है, तो आखिर कितने साल में होगा? तो ध्यान रखिएगा, चाहे विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछे या फिर विधानसभा का कार्यकाल पूछे, दोनों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताइए कन्हैया जी? विधानसभा का सर 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष होता है। अच्छा, कब से माना जाता है, किस दिन से 5 वर्ष? माइक ऑफ मान लीजिए, नहीं पता सर मीटिंग जिस दिन, हाँ, प्रथम अधिवेशन से। विधानसभा जब चुनकर नई नई आएगी, जिस दिन उसका प्रथम अधिवेशन होगा उसी दिन से अगले 5 वर्ष तक वह विधानसभा अस्तित्व में रहेगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष एक बार आ गई तो 5 वर्ष रहेगी ही रहेगी, यह कोई फिक्स नहीं है। चाहे तो राज्यपाल स्वयं से 5 वर्ष की अवधि से पहले ही विधानसभा का विघटन कर सकता है, जब मुख्यमंत्री उसको ऐसा सलाह दे, या फिर मुख्यमंत्री खुद से त्याग पत्र देगा तो क्या हो जाएगा, विधानसभा विघटित हो जाएगी, या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तब भी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी 5 वर्ष से पहले जो विधानसभाएं हैं वो विघटित हो सकती हैं, लेकिन सामान्यतः यदि कोई दिक्कत नहीं है तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और ये जो राज्यपाल विघटित करता है इस विधानसभा को, किसकी सलाह पर करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पर लोकसभा का विघटन जो राष्ट्रपति है वो किसके सलाह पर करता था? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ कुछ और भी बताए थे, मंत्रिपरिषद, याद है? हाँ हाँ, यस सर।
तो प्रधानमंत्री के साथ साथ वहां पे मंत्री परिषद था, यहाँ पे प्रधानमंत्री के स्थान पे मुख्यमंत्री और यहाँ का राज्य का भी मंत्री परिषद है। तो सीधे सीधे तौर पे सामान्यतः राज्यपाल यहाँ पर राज्यसभा का विघटन मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर करता था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसके सलाह पर विघटन करता था, कौन करता था। अब आते हैं कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर विधानसभा का विघटन हो सकता है। तो पहली परिस्थिति है कि भैया वहां का जो राज्य का संवैधानिक तंत्र है वो फेल हो जाए, अर्थात राज्य सरकार अपना काम करने में निष्क्रिय हो जाए। तो जब भी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल होता है, वो निष्क्रिय हो जाता है, तो वहां पर क्या लागू हो जाता है। मैंने पढ़ाया था जब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ा रहे थे, तो हमने ये बात बताई थी कि जब राज्य का संवैधानिक, हाँ बताइए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है वहां अनुसंधान। वेरी गुड, सही जवाब, प्रेसिडेंट रूल। तो जब भी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल होगा, वहां पर राज्य सरकार अपना कार्य करने में असक्षम होगी, तो उस परिस्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। किस आर्टिकल के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत, तो आप सभी लोग जानते हैं, आर्टिकल 356। तो जब भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, अर्थात प्रेसिडेंट रूल लागू होगा, तो उसका मतलब वहां पे राज्य जो कि विधानसभा है उसका विघटन हो चुका है, विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। दूसरा ऑप्शन, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र दे दे। तो जैसे ही मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देगा, तो देगा भले ही मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र, लेकिन उसके साथ पूरी की पूरी मंत्री परिषद और विधानसभा क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन होता है कि जो भी सत्ता दल की पार्टी है, मान लो आज को बीजेपी क्या है, यूपी में बहुमत में है सत्ता दल की पार्टी, और बीजेपी दल के नेता योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उनको बहुमत प्राप्त है सदन में, अर्थात विधानसभा में क्या है, उनको बहुमत प्राप्त है, उनके सदस्य जाता है। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि सत्ताधारी दल के द्वारा जो उनका बहुमत है वह क्या हो जाए, खो जाए, कम पड़ जाए, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि विधानसभा समय के पहले ही क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। जैसे अभी आप लोगों ने महाराष्ट्र में देखा होगा, महाराष्ट्र में शिवसेना वाला देखा था आप लोगों ने। यस सर। तो 5 साल से पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपना क्या किया, बहुमत खो दिया, तो विधानसभा विघटित हो गई। फिर नई विधानसभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ, किसके शासनकाल में, एकनाथ शिंदे के। तो वो भी कारण हो सकता है कि जब बहुमत खो दिया जाए। तो इतने पॉइंट क्लियर हैं? यस सर। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि जब आपातकाल लागू होगा, कब, कौन सा आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। यदि सामान्य संदर्भ में यदि कोई आपातकाल बोलता है तो आपको नेशनल इमरजेंसी समझना है, कोई उसके सामने शब्द नहीं लगा है, न वित्तीय, न राष्ट्रीय, न राष्ट्रपति शासन। यदि सिंपल सा आपातकाल लिखा है तो आप लोग उसका अर्थ क्या निकालोगे, आपका ये आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल से, नेशनल इमरजेंसी से। तो जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लागू होगी, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, तो उस परिस्थिति में आर्टिकल 172 के अनुसार, अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा का जो कार्यकाल है उसको किसी एक ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो कि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो कुल मोटे मोटे तौर पर यह कहने का मतलब है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू हो तो उस परिस्थिति में विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? यस सर। सर ईयर कौन सा बताया? ईयर नहीं, आर्टिकल 172। अच्छा सर। आर्टिकल 172 के अनुसार जब नेशनल इमरजेंसी देश में लागू होगी तो विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ेगा। क्लियर? यस सर। अब आते हैं सदस्यों की योग्यताओं की तरफ। तो जो आपका जो ये विधानसभा के सदस्य हैं उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो भाई सिंपल से सभी चीजें पता है कि भारत का नागरिक हो, न्यायालय के द्वारा वह पागल घोषित ना हो, ना ही उसे दिवालिया घोषित किया गया हो। बस आपको याद रखना है, तो याद रखना है उम्र। तो विधानसभा के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वह कितनी की गई है, बताइए भैया कन्हैया, कल ही बताए थे। 25 वर्ष सर न्यूनतम। 25 वर्ष, वेरी गुड, 25 वर्ष निर्धारित की गई। जिस प्रकार लोकसभा का 25 है उसी प्रकार विधानसभा का भी 25 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अधिकतम आयु नहीं होती है किसी की भी, भारत में अधिकतम आयु का निर्धारण नहीं है चारों में से। लेकिन बात करें यदि आपके न्यूनतम आयु की, तो हर जगह अलग अलग है। विधानसभा और लोकसभा का 25 है, राज्यसभा और विधान परिषद का 30 है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब आते हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की तरफ। जैसे
कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होगा, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। तो जब राज्य के संदर्भ में बात करेगा तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि जो जो शक्तियां लोकसभा को प्राप्त हैं, बस लोकसभा का नाम काट के आपको वहां पर क्या कर देना है, विधानसभा कर देना है। तो हमने आपको लोकसभा पढ़ाई दिया है, तो सिंपल सा बात बता दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि धन विधेयक केवल और केवल कहां प्रस्तुत होगा, तो विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। जैसे केंद्र में, लोकसभा में केवल और केवल क्या होता है, आपका जो ये धन विधेयक है उसको पेश किया जाता है। बात करें वहीं पर कि विधानसभा की स्वीकृति से ही राज्य सरकार कोई कर, जिसको हम लोग टैक्स बोलते हैं, उसको लगा सकती है। तो बिना विधानसभा की स्वीकृति के राज्य में किसी भी प्रकार का कर अर्थात टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए विधानसभा की स्वीकृति अनिवार्य है। इसके अलावा क्या सकती है कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले राज्य का वार्षिक बजट विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत कौन करवाता है, राज्यपाल करवाता है। प्रस्तुत करता कौन है, तो वह उसका जो वित्त मंत्री होगा वो करेगा। ठीक है, अब देखिए जो ये विधानसभा है उसमें मनी बिल पेश किया जाएगा, लेकिन प्रश्न ये पूछे कि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, बताइए भाई। क्या सर सर? विधानसभा के अध्यक्ष, नहीं सर, विधानसभा का अध्यक्ष। यदि पूछेगा प्रश्न राज्य के संदर्भ में कि धन विधेयक का निर्णय कौन करेगा, तो विधानसभा का स्पीकर। वहीं पर पूछे कि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो भी आपका उत्तर होगा विधानसभा का अध्यक्ष। क्लियर है सभी बातें, कोई दिक्कत परेशानी समस्या कठिनाई, या फिर आगे बढ़े? सर आगे बढ़े। ठीक, नोट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि जब किसी विधेयक को राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए रख दिया जाता है तो उस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उस समय वह राष्ट्रपति के सहमति की आवश्यकता हो जाती है। अच्छा, ऐसा राज्यपाल करेगा क्यों कि वह भाई राष्ट्रपति को विचार के लिए रखेगा कोई विधेयक? क्योंकि राज्यपाल को नियुक्त किसने किया, राज्यपाल किसका एजेंट है, राष्ट्रपति। बताइए भाई, राष्ट्रपति का। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति किस लिए की जाती है राज्य में? इसलिए कि राज्य का संवैधानिक तंत्र कायदे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राज्य की सरकारें अपना कार्य पूर्ण दायित्व से कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका रिपोर्ट राज्यपाल किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, इसीलिए विधेयक को राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति के विचार के रूप में रख सकता है, लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि जैसे ही कोई विधेयक राज्यपाल अपने विचार पर न रख के बल्कि उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए छोड़ दे, तो उस समय उस विधेयक पर राज्यपाल का कोई भी सहमति आवश्यक नहीं होगा। उस पर सहमति किसकी आवश्यक हो जाएगी, तो आपके राष्ट्रपति की आवश्यक हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। थोड़ा तेज बोला करिए भाई, बताइए सर एक बार और बता दीजिए फिर। अच्छा देखिए, जब मान लीजिए कोई विधेयक है, कोई भी विधेयक है, उसको राज्यपाल के पास भेजा गया विचार करने के लिए, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि हम इसको राष्ट्रपति के विचार के लिए छोड़ रहे हैं, राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु हम इसको क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो जब राज्यपाल के द्वारा कोई ऐसा विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु रख दिया जाए तो उस समय जो विधेयक विचार के लिए राष्ट्रपति के लिए रखा गया है उस विधेयक पर राज्यपाल की किसी भी सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात अब उस विधेयक को राज्यपाल का कोई लेना देना नहीं। अब किसका लेना देना हो गया, किसके विचार के लिए रखा गया था, राष्ट्रपति के विचार के लिए। तो अब सहमति किसकी आवश्यक हो जाएगी, राष्ट्रपति की हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं कि जो राज्य के विधानमंडल हैं उनका सत्र, सत्रावसान या फिर विघटन के संदर्भ में। तो भैया आपको हम सत्र आहूत करने, सत्रावसान की बात और विघटन की बात तीनों बताए थे आपसे। किसके संदर्भ में, संसद के संदर्भ में। तो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको उसी के अनुसार यहाँ का उत्तर देना है कि ये बताइए, सबसे पहले संसद के संदर्भ में आप लोग बताएंगे कि संसद के सत्रों को आहूत कौन करता है, या फिर सत्रावसान कौन करता है, या विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति। वहां पर राष्ट्रपति कर रहे हैं, आर्टिकल 85। और यहाँ पर
आर्टिकल 174 में स्थगन का प्रावधान, स्थगन का प्रावधान, सत्रावसान का प्रावधान और विघटन का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 74 के क्लॉज 1 में सत्र आहूत करने का प्रावधान अर्थात सत्रावसान का प्रावधान है, जिसको हम लोग प्रोरोगेशन बोलते हैं। विघटन का प्रावधान आपके आर्टिकल 174 के क्लॉज 2 में है, क्या, विघटन। और वहीं पर सत्राहूत या फिर सत्रावसान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 174 के क्लॉज 1 में है। क्लियर है? सर विघटन 174 के क्लॉज 1 में है, विघटन 2 में है, अच्छा आहूत करना 1 में है। अब यहाँ पे करेगा कौन, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पे राष्ट्रपति कर रहा था, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य राज्य में कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो चाहे आपका सत्र को आहूत करने की बात हो, सत्रावसान की बात हो, या फिर विघटन की बात हो, या फिर भंग करने की बात हो, यदि ये चारों शब्द आपको कहीं दिखाई दे, विघटन, भंग करना, सत्रावसान या फिर सत्र को आहूत करना, तो इस चारों शब्द के सामने ब्रैकेट मार के सीधा लिख दीजिए राज्यपाल के द्वारा। किसके संदर्भ में, राज्य विधान मंडल के संदर्भ में। लेकिन जैसे ही संसद के संदर्भ में पूछ देगा तो वहां पर राष्ट्रपति हो जाएगा। ये तो हो गया बात सत्रावसान, सत्र को आहूत करना, विघटन करना या फिर भंग करने को लेकर। अब एक अन्य शब्द बचा जिसका नाम है स्थगन, जिसको हम लोग एडजर्नमेंट बोलते हैं। तो स्थगन का अधिकार किसके पास है, बताइए भाई। आपसे एग्जाम में हमने पहले ही पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूं कि संसद के स्थगन का अधिकार, संसद के सदनों के स्थगन का अधिकार किसके पास है, विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी के। वेरी गुड, सही जवाब, पीठासीन अधिकारी को। माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। जैसे में समझिएगा, जैसे हमने संसद में बताया था कि लोकसभा का स्थगन करना है तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी, और लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है। वहीं पर बात करें हम आपके राज्यसभा की, तो राज्यसभा का स्थगन वहां का पीठासीन अधिकारी अर्थात राज्यसभा का सभापति। तो ठीक उसी प्रकार जब राज्य विधान मंडल की बात होगी तो राज्य विधान मंडल के पीठासीन अधिकारी ही आपका क्या करेंगे, इसका स्थगन करेंगे। आपके ऑप्शन में संसद के भी पीठासीन अधिकारी दिया होगा, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है और उत्तर में क्या है, जल्दीबाजी में गलती नहीं करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब उनको हटाएंगे कैसे, जैसे मान लीजिए राज्य में तो जो विधानमंडल है उसमें कई सारे सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष हो सकता है, कोई उपाध्यक्ष हो सकता है, कोई सभापति हो सकता है। तो यदि मान लीजिए ये जो पदाधिकारी हैं, चाहे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति या उपसभापति, तो इनको हटाएंगे कैसे राज्य विधानमंडल में। तो जो चीजें, जो प्रावधान आपकी संसद में थी वही प्रावधान राज्य विधानमंडल में भी है कि इन लोगों को एक संकल्प पारित करना होगा, और संकल्प पारित करने से पहले कम से कम 14 दिन पूर्व उसकी सूचना देना अनिवार्य है। और जैसे ही इस संकल्प को पूर्ण कर लिया जाएगा, वो जो संबंधित अधिकारी है जिसके खिलाफ यह संकल्प पारित किया गया था, उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कितने दिन पूर्व सूचना दी जाएगी, तो ध्यान रहे 14 दिन पूर्व ये सूचना उनको देनी अनिवार्य है। ठीक है? यस सर। ये भी जान लीजिए कि आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो आप सभी लोग जानते हैं राज्य सूची के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य के पास है। तो जब भी कोई स्टेट लिस्ट से, राज्य सूची से कोई भी कानून बनाया जाएगा, तो उस कानून अर्थात राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना राज्य सूची के कुछ विषयों पर विधानमंडल कानून नहीं बना सकती, अर्थात उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। लेकिन ध्यान रहे यह सामान्य परिस्थितियों में है। जब देश में आपातकाल लागू नहीं होगा, सामान्य परिस्थिति होगी, तो राज्य सूची के ऊपर विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। लेकिन कुछ एक ऐसे विषय हैं जिनके लिए राष्ट्रपति की भी अनुमति आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के यह कार्य या अर्थात राज्य सूची के विषय उन विषयों पर नहीं बनाया सकता। लेकिन जैसे ही देश में या फिर उस राज्य में आपातकालीन व्यवस्था लागू हो जाए, तो उस समय राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास चली जाती है,
संसद के पास चली जाती है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि आपातकालीन परिस्थितियों में राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है। ऑप्शन में संसद होगा, ऑप्शन में आपके राज्य विधानमंडल होंगे, ऑप्शन में होगा ए और बी दोनों, या फिर होगा कोई नहीं। तो ध्यान रहे, उसका सही आंसर होगा कि इस पे केवल और केवल कानून आपातकाल के संदर्भ में कौन बना सकता है, आपका कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? नो सर। ठीक। इसके अलावा मैंने बताया है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, तो उस समय राज्य में क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति संविधान सभा को भंग कर देगा। ठीक है, संविधान सभा को भंग करने के बाद वहां पर क्या लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, आर्टिकल 350C के अनुसार वहां पर क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। उसके अलावा आपका एक अंतिम पॉइंट है कि राज्य में इन विधान सभाओं, विधान के परिषद के अलावा एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है जिसको हम लोग बोलते हैं महाधिवक्ता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि जो महाधिवक्ता होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवोकेट जनरल। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो जो महाधिवक्ता होता है यह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यदि किसी समिति का सदस्य है तो उसमें भी भाग ले लेगा, परंतु यह अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। तो आपने क्या जाना कि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन, अर्थात चाहे विधानसभा कह लें चाहे विधान परिषद कह लें, यह दोनों में से किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन उसकी कार्यवाहियों के दौरान जो मत पड़ते हैं, जो वोट पड़ते हैं, यह वोट या फिर मत नहीं दे सकता। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप लोगों का आज विधानसभा समाप्त हो गया।